नमस्कार। मेरा नाम महेंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस। कैपिटल हेडलाइंस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और स्वागत है हमारे सभी मेहमानों का। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। वात्सल्य राय जी कंसल्टिंग एडिटर हैं, आपका भी स्वागत है। प्रबल प्रताप सिंह जी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है। आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आज चौथे चरण का मतदान हुआ। उम्मीद की जा रही थी कि इस बार तो कम से कम पुराना रिकॉर्ड टूटेगा, जो कि 69% था। चौथे चरण के जिन 96 सीटों पे मतदान हुआ, उसमें 2019 में 69% मतदान हुआ था और उम्मीद की जा रही थी कि इस बार तो 70% का रिकॉर्ड टूटेगा। लेकिन उम्मीद जो है पूरी नहीं हो पाई। और जो अभी तक 5 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं, उसमें टोटल जो है 62.31% मतदान के आंकड़े आए हैं। इसमें कुछ बढ़ोतरी होगी। अभी भी उम्मीद वैसी है जैसे पिछले आंकड़े आते थे। तो 70% अब आएगा कि नहीं आएगा ये पता चलेगा जब पूरे आंकड़े आ जाएंगे। 1-2 दिन में चुनाव आयोग जारी कर देगा। इसमें देखने वाली बात यह है कि बंगाल इस बार फिर सबसे आगे रहा। 75.66% मतदान बंगाल में हुआ। मध्य प्रदेश 68%। मध्य प्रदेश में भी इस बार अच्छा मतदान हुआ है। पिछले 2-3 चरण के मुकाबले बहुत अच्छा मतदान रहा और ये आंकड़ा 70 के पार जाएगा। ये तो 5 बजे तक के आंकड़े हैं अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश फिर फिसड्डी रहा। 56% मतदान हुआ यहाँ पर। आंध्र प्रदेश ठीक रहा, 68% मतदान हुआ। झारखंड 63% मतदान हुआ, अच्छा रहा। उड़ीसा 62% मतदान हुआ, 62.93, 63% के करीब हो गया 5 बजे तक। तेलंगाना 61% के करीब मतदान रहा। तो बाकी जगह मतदान ठीक ठाक रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश फिर फिसड्डी रहा। और ये आखिरी आंकड़े आने बाकी हैं। ये 5 बजे तक के आंकड़े हैं जो अभी चुनाव आयोग ने इनिशियल आंकड़े जारी किए हैं, वो आंकड़े हैं। 70% तक पहुंच जाए तो अच्छी बात है। 62.31% मतदान रहा इस बार और बड़े हैवी वेट्स इस बार चुनाव लड़ रहे थे। जिनके जिनके लिए बहुत ज्यादा पार्टियों ने दमखम लगाया, एड़ी चोटी का जोर लगाया। अखिलेश यादव कन्नौज से लड़ रहे थे, गिरिराज सिंह बेगूसराय से लड़ रहे थे, अजय मिश्र टेनी जो किसान आंदोलन के समय काफी चर्चा में रहे, खीरी से लड़ रहे थे, शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से लड़ रहे थे, अर्जुन मुंडा खूंटी से लड़ रहे थे, जी किशन रेड्डी सिकंदराबाद से, असदुद्दीन ओवैसी बहुत हाई प्रोफाइल सीट हैदराबाद से चुनाव लड़ रहे थे, महुआ मोइत्रा बहुत चर्चित नेता कृष्णानगर से सीट चुनाव लड़ रही थी, नित्यानंद राय उजियारपुर से चुनाव लड़ रहे थे। तो ये कुछ बड़े हैवीवेट्स हैं जिनके ऊपर पूरा दारोमदार था कि चुनाव में इनकी किस्मत का फैसला होना है। अब वो 4 जून को पता चलेगा। क्या ओवरऑल ये चुनाव को समझा जाए, किस तरीके से समझा जाए, और इसके आगे इतनी सीटों पर अब मतदान हो चुका है, चार चार चरण हो चुके हैं, तो ये कहा जा सकता है कि किसकी सरकार बनेगी वो आज निर्धारित हो चुका होगा। क्योंकि अब 160-62 सीटों पर मतदान बाकी रह गया है। तो एक रुझान आ चुका होगा मतपेटी में, यानी ईवीएम में बंद हो चुका होगा। सबसे पहले चलेंगे प्रबल प्रताप जी के पास। प्रबल प्रताप सिंह जी, आपको मेरी आवाज आ रही? प्रबल प्रताप जी, आपको मेरी आवाज आ रही? सही है साहब, डॉक्टर साहब। जी जी, प्रबल प्रताप सिंह जी, जानना ये चाहेंगे आज जिस तरीके से खासतौर पर उत्तर प्रदेश में आपकी नजर थी, जो मतदान कम हुआ, ये इस बार भी मतदान कम हुआ जबकि अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे थे और तमाम हाई प्रोफाइल लोग चुनाव लड़ रहे थे। प्रधानमंत्री खुद उत्तर प्रदेश में आज हैं, रोड शो कर रहे हैं। ये सारी चीजें होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में मतदान कम रहा। और तो इसको आप क्या देख रहे हैं, किस तरीके से इससे नतीजों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? ऐसा है साहब कि आपको ये क्लियर कर देता हूं कि लोगों में मतदान के प्रति उत्साह नहीं है और अंदर से ये साइलेंटली कुछ भी कहने के लिए तैयार भी नहीं है। कहाँ वोट जा रहा है, कैसे वोट जा रहा है, ये प्रत्याशियों को भी अंदाज नहीं है। इसकी वजह से मतदान जो है नीरसतापूर्ण हो रहा है। जिस तरह से प्रतिशत होना चाहिए वो प्रतिशत निकल के नहीं आ रहा है मतदान का।
जी, उत्साह तो बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में इस बार मतदान में पिछले भी जिस तरीके से पिछली बार हुआ था मतदान वैसे ही रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में ठीक मतदान हुआ। 5 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो 68% हैं, तो ये बड़ा अच्छा मतदान माना जाएगा। ये 70 से 75 के आसपास जाएगा, क्योंकि हाँ अच्छा हाँ, यस मतदान है। यस। तो मध्य प्रदेश में उत्साह देखने को। भारतीय जनता पार्टी का मतदान को बढ़ाने का ही जो है उद्देश्य रहा है, और इन्होंने जगह जगह मीटिंग करके मतदान को अधिक से अधिक प्रतिशत में बदलने का जो जिम्मा जो है पदाधिकारियों को दिया था। उत्तर प्रदेश में आज 13 लोकसभा क्षेत्रों में जो इलेक्शन हुआ है, उसका करीब करीब 2 सीटें तो मैं बता रहा हूँ कि क्लियर हैं। आपकी कन्नौज, श्री अखिलेश यादव, और धोरेराम है भाजपा की। बाकी सभी 11 सीटें फंसी हुई हैं। कोई परिणाम कैसा आएगा ये तो 4 तारीख को ही क्लियर हो पाएगा। और जहां तक वोटर्स का रुझान है, पूर्वांचल की राजनीति भी अब करवट बदलने लग गई है। जिस तरह से पश्चिम की राजनीति ने करवट बदला था एकदम, उसी तरह से पूर्वांचल की राजनीति भी धड़ों में बदल गई है। जो पूर्व में परिणाम निकल के आए थे, उससे भिन्न परिणाम इस बार आएंगे। 4 जून को ये प्रदर्शित हो जाएगा। ये चूंकि उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है, बीजेपी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और दूसरी पार्टियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। 80 सीटें हैं जो केंद्र में सरकार बनाने और बिगाड़ने के लिए पर्याप्त हैं, और बीजेपी पूरा जोर लगा रही है या दूसरी पार्टियां भी पूरा जोर लगा रही हैं। बावजूद इसके वोटर, मतदाता निकल नहीं रहा, बूथ पर दिख नहीं रहा है। ये एक बड़ी चुनौती है पार्टियों के लिए, वैसे भी लोकतंत्र के लिए कि वोट डालना चाहिए, लेकिन इतनी निराशा या हताशा क्यों आप देख रहे हैं? जहां तक मेरे पास में इंफॉर्मेशन आई हैं कि जो मुस्लिम आबादी क्षेत्र में बूथ थे, उन पर तो मतदान अच्छा हुआ है। जहां हिंदू आबादी क्षेत्र में बूथ थे, उन पर मतदान का प्रतिशत जो है कम रहा है। जो परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वो मुस्लिम आबादी क्षेत्र में बढ़े हुए मतदान केंद्र के कारण पूरा जो निकल के आ रहा है कि मतदान ज्यादा हुआ है, प्रतिशत ज्यादा हुआ है, वो मुस्लिम्स के द्वारा किया हुआ मतदान के कारण जो प्रतिशत बाहर आ रहा है, बढ़ता हुआ आ रहा है, न कि हिंदूज के मतदान के कारण। हिंदूज तो उसी गति से मतदान कर रहा है जिस गति से 3 चरण तक किया है। उसके अंदर कोई ऐसा रुझान, उत्साह या वोट देने के लिए पिछले इलेक्शंस में जो उत्साह दिखाई दे रहा था और उसकी वजह से मतदान का जो प्रतिशत बढ़ता रहा, वो चीज आज हिंदुओं के अंदर नहीं है। जी, अभी बिहार चलते हैं और बिहार में डॉक्टर सत्येंद्र कुमार हमारे साथ हैं। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, क्या देख रहे हैं आप बिहार में? किस तरीके से लोगों ने वोट डाला और बहुत ज्यादा मतदान बिहार में बढ़ नहीं पाया, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार या दूसरे नेता लगातार मैदान में है, बावजूद इसके मतदान प्रतिशत बढ़ ही नहीं रहा है। और क्या देख रहे हैं आप? नमस्कार महेंद्र जी। मैं बहुत हद तक सहमत हूँ प्रबल प्रताप सिंह के विचारों से। एक बात मैं उसमें और जोड़ना चाहूंगा। मेरा जो अपना आकलन है, इनकम्बेंसी फैक्टर काम किया है इस चुनाव में। जहां जिस प्रदेश में, प्रदेश की जो सरकार जिसकी है, अगर 60% से ऊपर जाता है तो उसके पक्ष में मेरे ख्याल से जा रहा है ये वोटिंग। अगर 60% से कम है तो उसके खिलाफ जा रहा है। जैसे बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में ये जा सकता है, मध्य प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में जा सकता है, तेलंगाना में कांग्रेस के पक्ष में ये जा सकता है। आप देखिए, नजर दौड़ाइए, 70% से ऊपर पोल यहां पर होने की संभावना है। वहीं बिहार में और उत्तर प्रदेश में, जहां सबसे ज्यादा मजबूत एनडीए का आधार है, वहां सबसे डिफिसिटली वोटिंग है। आप देख लीजिए, 54% के लगभग 6 बजे तक बिहार पांच में बजे वोटिंग तक है। ये हालांकि 5 बजे तक आंकड़े हैं, और 6 बजे तक ये जब आएंगे, फाइनल आंकड़े आएंगे तो बढ़ेगा इसमें मतदान। आंकड़े लोकल लेवल पे, इलेक्शन कमीशन के लोकल लेवल पे आंकड़े बताए हैं, 6 बजे तक था।
उसमें उसका एवरेज है 51%। बिहार में ये है 6 बजे तक। किसी कंस्टिट्यूंसी 50% है, किसी तो में इस बार जिन जिन सीटों पे मतदान हुआ इस बार, उसमें आप क्या देख रहे हैं कि किसका पलड़ा भारी दिख रहा है आपको? एक मिनट रुको। की स्थिति है महेंद्र जी। बहुत अच्छे जो मार्जिन से जीते थे बीजेपी पिछले सीटों को या एनडीए के, बड़ी कंफ्यूजन है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, मैं पीछे आपको लेकर के चलूंगा। 2020 के चुनाव में बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच में सिर्फ 8,000 वोटों का अंतर रहा था। माहौल दूसरा नहीं, बल्कि महागठबंधन में जो पहले मुकेश सहनी थे वीआईपी, वो एनडीए में थे, आज के डेट में महागठबंधन में शामिल है। तो परिस्थितियों में बदलाव आया है और जो मजबूती के साथ खड़े रहते थे एनडीए के साथ लोग, वहां थोड़ी कमी आई है। जो मोदी जी का जलवा था वो जलवा साथ नहीं है। जबकि आप देख लीजिए, कल और आज दोनों दिन बिहार में मोदी जी थे बगल में, फिर भी परसेंटेज वोट बढ़ा नहीं। यूपी में अभी है, दोनों दिन रोड शो उन्होंने किया, अच्छे इंटरव्यू दिए टीवी को, और बहुत सारे चीज उनके दिखाई दे रहे हैं जिससे बढ़ना चाहिए था, उत्साह लोगों में होना चाहिए था, लेकिन दिखा नहीं। यूपी से भी कम वोटिंग है बिहार में, जहां पर वो 2 दिनों तक रहे। तो इसका क्या अनुमान लगाया जा सकता है? वोटरों में उत्साह की कमी है, उनके प्रति जो एक लगाव था, एक उनके प्रति जो आकर्षण था, उसमें कमी आई है और इसका असर आने वाले चुनाव पर पड़ेगा। यह स्पष्ट कहना बड़ी मुश्किल है कौन कहां से जीतेगा। जी जी। आपके इतने आपके पास लौटेंगे अभी। चलते हैं कैपिटल हेडलाइंस के कंसल्टिंग एडिटर वात्सल राय जी हमारे साथ हैं। वात्सल जी, आपने दोनों लोगों का सुना किस तरीके एनालिसिस। आप किस तरीके से चौथे चरण को एनालाइज करेंगे? 96 सीट्स, ये इसके बाद तो अब 50 52 57 सीटों पर चुनाव होने हैं अगले चरणों में। 3 चरण जो बाकी रह गए हैं, ये सबसे बड़ा चरण था, खत्म हो गया। इसको आप ओवरऑल क्या देख रहे हैं कि एक तो मतदान कम है, वो वैसे ही रहा है जैसे पहले चरणों में होता रहा, कमोबेश बहुत असर नहीं पड़ा, कुछ राज्यों में बढ़ा है। तो आप इस पूरे चरण को किस तरीके से एनालाइज करेंगे दर्शकों के लिए? जी महेंद्र जी, पहले चरण में 101 सीटों पर वोटिंग हुई थी। इस बार 96 सीटों पर वोटिंग हुई, बीच में 88 और 93 सीटों पर वोटिंग हुई। और आपने शुरुआत में ही कह दिया था कि इतनी सीटों पर वोटिंग हो चुकी है कि जिस पार्टी का, अगर कोई पार्टी जैसा दावा कर रहा है कम से कम एनडीए, बहुमत हासिल करने लायक सीटों पर मतदान हो चुका है। यानी बहुमत का आंकड़ा 272 है, उससे ज्यादा 282 पिछली बार ही हो चुका था, उसमें आप 96 और जोड़ सकते हैं। तस्वीर जो है कि मतदान कम हुआ है तो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में कम हुआ है, जो हम पहले चरण से देख रहे हैं कि कम हो रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल है, तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है, वहां वोटिंग परसेंटेज अच्छा है। उत्तर प्रदेश में भी 13 सीटें हैं और 5 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं उनमें से कम 4 सीटें, जिसका कन्नौज का बड़े भाई पीपी सिंह साहब ने अभी जिक्र किया। कन्नौज में जहां अखिलेश यादव चुनाव मैदान में है, वहां लगभग 60% वोटिंग हो चुकी है, 59% से ज्यादा है। और टेनी महाराज के नाम से जो अजय मिश्र जी मशहूर है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, लगातार तीसरी बार चुनाव मैदान में है, वहां भी 60% से ज्यादा हो चुका है। सीतापुर और धरोहरा की अगर आप सीटें देखेंगे, वहां पर भी 60% से ज्यादा हो गया है। सबसे कम वोटिंग हुई है कानपुर में, जहां रमेश अवस्थी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, सत्यदेव पचौरी की टिकट काटकर उनको उतारा गया है। तो कानपुर में वही चीज दिख रही है जो आगरा जैसे महानगर में दिखी थी, मेरठ में दिखी थी, मथुरा में दिखी थी, कि जो बड़े शहरी इलाके वाले क्षेत्र हैं, वहां जहां भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, और ये माना जाता है 2014 में मुरली मनोहर जोशी जीते थे, 2019 में सत्यदेव पचौरी जाकर जीते, इस बार वहां से टिकट बदला गया, यानी तीसरी बार। वो कम सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, कानपुर जिनमें शामिल है, जहां पर हर बार भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 चुनाव में अपने उम्मीदवारों को बदल रही है, तो वहां पर भी वोटिंग परसेंटेज कम रहा। तो ये आकलन देखने की चीज है कि आखिर इसकी आपको वजह एक क्या और हो आंकड़ा दे सकती है। दूं। एक और सीट है जो बड़ी चर्चित रहती है, उन्नाव साक्षी महाराज की सीट। वहां पर जी भी बिल्कुल। मतदान कम हुआ है,
बहुत कम हुआ है। जी जी, उन्नाव में कम हुआ है, लेकिन उन्नाव के मुकाबले अगर आप बाकी जगहों का भी देखें तो उन्नाव में तब भी 53% के आसपास लोग वोट देने निकल आए हैं। ये 5 बजे तक का आंकड़ा है और मुझे लगता है कि उन्नाव में जाते जाते 58-59% से ज्यादा वोटिंग होनी चाहिए। साक्षी महाराज अमूमन अपने तीखे बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन 2024 के चुनाव में केवल उनकी उम्मीदवारी की चर्चा है, उनके बयानों की कोई चर्चा नहीं है। अन्नू टंडन के बारे में जरूर, जो उनको मुकाबला दे रही है, उनके बारे में चर्चा है। तो ये जो ट्रेंड बदला है उत्तर प्रदेश के अंदर, और खासतौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिक्र अभी डॉक्टर सत्येंद्र कुमार कर रहे थे, मशहूर तो ये है उत्तर प्रदेश के अंदर शाम अवध सुबह बनारस, लेकिन प्रधानमंत्री का हमने देखा कि सुबह वो पटना में थे, उत्तर प्रदेश के बराबर का राज्य बिहार है, उसकी राजधानी पटना में थे, और शाम को वो शाम अवध की जगह शाम बनारस गुलजार करने पहुंचे। सुबह से उन्होंने पत्रकारों को इंटरव्यू भी दिए, वो गुरुद्वारे में नजर आए। तो मुझे लग रहा था कि जैसा 2014 और 2019 में हमने देखा था कि कम से कम उत्साहित होंगे भारतीय जनता पार्टी के वोटर, और 13 ये सीटें बहुत इंपॉर्टेंट थी उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो 80 में से 75 या 80 में से 80 सीटें जीतने का उनका लक्ष्य है, उसके लिए बड़ी जरूरी है ये 13 सीटें, क्योंकि पिछली बार सभी सीटों पर कब्जा किया था भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने। कन्नौज जैसी सीट जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ रही थी, उस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते थे, और डिंपल यादव जो अखिलेश यादव की पत्नी है, समाजवादी पार्टी की फर्स्ट लेडी है, लीडिंग लेडी है, तो वो वहां से 12,000 वोट, यानी करीबी लड़ाई थी, लेकिन वो सुब्रत पाठक से हार गई थी। इस बार खुद अखिलेश यादव वहां पहुंचे हैं, उत्साह है वहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी अपनी सीट को बचाना चाहते हैं। कन्नौज में तमाम बड़े नेताओं ने दौरे किए थे, और उसका असर नजर आ रहा है वोटिंग परसेंटेज पर। तो जैसा साक्षी महाराज का जिक्र आपने किया, साक्षी महाराज भी अपने किसी बयान की वजह से चर्चा में नहीं आए, तो वहां उत्साह भी उस तरह का नहीं दिखा। तो जो सीटें, जो हमने पिछले चरण में भी देखा था कि जो सीटें बड़ी सीटें हैं, जहां पर मुकाबला कांटे का है, कड़ा है, दोनों ही पक्षों के लिए इज्जत की लड़ाई है, वहां वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या आप बिहार की बात करें। बाकी सीटें वहां पर कार्यकर्ता उत्साह में नहीं है। क्या कारण है? मैं तो आप कहूंगा कि आप पीपी सिंह साहब से पूछें कि ये तो वैसे खुफिया रिपोर्ट जमा भी करते रहे हैं, आगे भेजते भी रहे हैं, तो जो अभी ये कह रहे थे कि वोटर क्या कहना चाह रहा है समझ नहीं आ रहा, तो इन लोगों की अपनी खुफिया रिपोर्टें क्या है? वोटर्स का मन तो इन्होंने पढ़ लिया होगा, और रिपोर्ट भी इनके साथी आगे भेज रहे होंगे, या वो उसको अभी बताना नहीं चाह रहे हैं, छुपाना चाह रहे हैं, या वो ट्रेंड का ये भी सही सही अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। मैं तो चाहूंगा कि आप पीपी सिंह साहब नहीं, से ये सवाल बिल्कुल भी पूछें। आपका सवाल पीपी सिंह साहब से पूछ ही लेते हैं। पीपी सिंह साहब, चूंकि आप खुफिया विभाग में रहे हैं, निश्चित तौर पर पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, और जैसा वात्सल्य जी बता रहे हैं, ये तो आपका काम ही है लोगों की नब्ज टटोलना और सरकार तक पहुंचाना। तो आपकी क्या खुफिया रिपोर्ट क्या कहती है, ये सब दर्शक जानना चाह रहे हैं, कुछ समझ में दर्शकों को आ नहीं रहा है। आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। दरअसल ऐसा है कि अब वो खुफिया रिपोर्ट से मैं काफी दूर हूँ, पहली बात तो। दूसरी बात यह है कि जो लोगों में निराशा है, वो निराशा एक तो पार्टी प्रत्याशियों के चयन को लेके है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता जी। हैं, उनकी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके चयन को लेके है। और जो लोग दो दो तीन तीन बार सांसद रहे हैं और उन्होंने जनता का कोई सहयोग नहीं किया, उनकी समस्याओं का निदान नहीं किया, या और अन्य बहुत से ऐसे कारण हैं जो बताने योग्य नहीं है इस कॉन्फ्रेंस में। उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो बूथ पर पन्ना प्रमुख के रूप में जो है अपॉइंट किए गए थे, वो उन्होंने कोई उत्साह नहीं दिखाया। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आरएसएस के जो अनुषांगिक संगठन हैं, उनमें भी वो उत्साह नहीं दिखाई दिया जो पूर्व चुनावों में दिखाई दिया करता था। इससे साफ जाहिर है कि आरएसएस और उसके अनुषांगिक संगठन भी एक तटस्थ भूमिका निभा रहे हैं इस इलेक्शन में, जिसकी वजह से हिंदू वोटर्स जो है मतदान केंद्र तक वोट डालने नहीं जा पा रहा है।
ये एक मूल कारण है कि वोट ऑफ परसेंटेज कम हो रहा है। दूसरा, विपक्षी पार्टियों ने इस निराशा को और वोटर्स की मानसिकता को उस तरह से नहीं भांप पाए जिस तरह से उन्हें उसका एनालिसिस करना चाहिए था। जहां तक इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट्स हैं, लोकसभा कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने जरूर सोशल इंजीनियरिंग की है काफी हद तक, जिसकी वजह से ये टफ फाइट दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को। और इतनी जी सोशल इंजीनियरिंग अगर भारतीय जनता पार्टी करती और अपने अनुषंगिक संगठनों को जो है मीटिंग करने के बाद और उनके अंदर उत्साह भरती, उनकी समस्याओं को, उनकी बातों को सुनती और उस पर अमल करती, तो निश्चित तौर से वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ता भी। और जो स्थिति आज बिल्कुल कसमकस की बनी हुई है, ये बिल्कुल क्लियर हो जाती जैसे पूर्व चुनावों में हुई है। बीजेपी को तो माना जाता था कि सोशल इंजीनियरिंग की मास्टर है। सबसे ज्यादा सोशल इंजीनियरिंग में माहिर लोग बीजेपी में ही है, आधुनिक चाणक्य तक की उपाधि दी जाती रही है। तो इस बार फेल कैसे हो गए इस इतने बड़े राज्य में, जहां इतना इंपॉर्टेंट राज्य 80 सीटें हैं? लेकिन ऐसा महेंद्र है भाई, मैं कि एक चीज, एक एक सवाल और इसमें मैं आपके एडिशनल में जोड़ना चाहूंगा जी कि आज की तारीख में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया, दो तीन इंटरव्यू मैंने उनके देखे, उनके भाषण भी सुने, उसमें वो दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आज तक जितनी सीटें नहीं आई हैं उससे ज्यादा सीटें आएंगी, नया रिकॉर्ड बना रहा है एनडीए। और उन्होंने ये दावे लगातार वो कर रहे हैं कि 50 से नीचे सिमट जाएगी कांग्रेस। तो उनका यह दावा है कि अभी तक जो भी आप जमीन पर देख रहे हैं आकलन है, लेकिन इसके विपरीत रिजल्ट आने वाले हैं। हम ये समझना चाहेंगे कि बहुत सारे एनालिस्ट ये दावा कर रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी मुश्किल विकेट पे खेल रही है, लेकिन ऐसा प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर या बाकी बीजेपी के नेताओं की बातों से नहीं लगता है। जी जी पीपी सिंह जी, एक तो वात्सल्य जी कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता जिस तरीके से दावा कर रहे हैं और धरातल पे पॉलिटिकल एनालिस्ट और जर्नलिस्ट जिस तरीके से देख रहे हैं, दोनों में बड़ा अंतर है। तो ये सिर्फ क्या दावे जो हैं सिर्फ अपने काडर में उत्साह भरने के लिए किए जा रहे हैं, और लेकिन ग्राउंड में वो उत्साह भी नहीं दिख रहा है। हाँ, मीडिया में उत्साह भरने की ही कोशिश है ये। निश्चित तौर से मैं सहमत हूँ, उत्साह भरने की ही ये प्रक्रिया है कि इस तरह के बड़े बड़े लंबे लंबे दावे करना, ये हमारे वोटर्स में, हमारे कार्यकर्ताओं में निराशा न आए। दूसरा, देखिए पिछले 7 डेज से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है, शेयर मार्केट धराशायी हुआ पड़ा था। लेकिन जी, माननीय गृह विदेशी मंत्री साहब ने, निवेशकों का कहा जा रहा है कि वो बाहर निकल रहे हैं और इस वजह से बहुत क्राइसिस में, मतलब बहुत डाउन हुआ, शेयर मार्केट टूटा। हाँ हाँ, उसका देखिए एक रीजन ये है कि देखो मतदान जब 3 स्टेट्स में हुआ था, भारतीय जनता पार्टी में एब्सोल्यूट मेजोरिटी में अपनी सरकार गठित की थी, तो एकदम कॉरपोरेट जगत में ये उत्साह आ गया कि साहब लोकसभा चुनाव में भी यही प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी करेगी और 350 सीट, 330 सीट आएंगी भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की। तो उसकी वजह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वह हाइट पे चला गया, 75,000 तक पहुंच गया। लेकिन अब जो स्थिति फर्स्ट और पहले चरण और द्वितीय चरण के मतदान के बाद में और तृतीय चरण के मतदान के बाद में हुई है, उसमें एक जो एनालिसिस्ट हैं, इनके भी कॉरपोरेट जगत के जो लोग हैं जो शेयर मार्केट का काम करते हैं, उनके भी सर्वे चल रहे हैं कंटिन्यू। ऐसा नहीं है, जो आदमी पैसा कमा रहा है वो सर्वे करा के ही पैसा डाल रहा है। तो जी उनके गुप्त सर्वे हैं, उनकी रिपोर्ट्स भी ऐसी होंगी निश्चित तौर से कि शेयर मार्केट जो है क्यों गिर रहा है, क्योंकि सरकार ऊहापोह की स्थिति में है, निश्चितता नहीं है। लोकसभा की जो एक संभावना प्रिडिक्ट की जा रही है कॉरपोरेट जगत में, जिसकी वजह से विदेशी संस्थागत जो है निवेशक जो है यहाँ से अपना पलायन कर रहे हैं। जी तो जी अमित शाह साहब को, आज गृह मंत्री साहब को कल जो है इस पे स्टेटमेंट देना पड़ा, तब आज जो है शेयर मार्केट बढ़ा है उनके स्टेटमेंट पे। 4 जून को शेयर मार्केट बहुत ऊंचा जाएगा। तो ये केवल मनोबल। उनके हाँ स्टेटमेंट का भी फर्क रहा, और कहा यह जा रहा है कि जो घरेलू निवेशक हैं उन्होंने भी पैसा डाला है उस पे, तमाम उस पे कारण रहे होंगे। और लेकिन अब चूंकि एक तो यह है कि बहुत ज्यादा सीटों पर चुनाव रह नहीं गया, करीब 160 62 सीटों पर चुनाव रह गया, मतदान होना है 3 चरणों में, अगला चरण 20 मई को होगा, 49 सीटों पे, 49 सीट पे मतदान होगा।
तो अब देखना ये होगा कि दिलचस्प ये भी होगा कि अब नॉमिनेशन फाइल करेंगे पीएम साहब, तो हो सकता है कुछ समय बनारस में दें, 1-2 दिन और रैलियां करें, और आगे आने वाले में राहुल गांधी भी पूरा फोकस करेंगे, तो हो सकता है 20 मई वाला जो मतदान होगा चरण, उसमें वोट परसेंटेज यूपी में बढ़े। क्योंकि यूपी में वोट परसेंटेज बढ़ना दोनों पार्टियों के लिए, यानी पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से केंद्र की सरकार बनेगी। फिलहाल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि किसका पलड़ा भारी है किसका नहीं, 4 जून को पता चलेगा। आज की इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। पीपी सिंह साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सत्येंद्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वात्सल्य राय नमस्कार, जी, आपका भी धन्यवाद, बहुत नमस्कार। बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। दर्शकों से मैं कहूंगा, अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मतदान के लिए जरूर जाइए। कैपिटल हेडलाइंस अपील करता है कि आप लोग बड़ी तादाद में निकलिए, ये एक आपका अधिकार है। किसी भी पार्टी को दीजिए मतदान, और अगर आपको नहीं देना किसी पार्टी को, नाराजगी है, तो नोटा का ऑप्शन भी है, आप नोटा का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन मतदान जरूर कीजिए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।